यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो अपना कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारियां करना चाहते हैं और एनसीईआरटी की बुक्स को अपना बेस बनाकर कम समय में तैयारियां करना चाहते हैं। उनके लिए यहाँ कक्षा 6 से ऑनवर्ड्स विज्ञान विषय के प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करने के लिए, कम समय में क्लियर करने के लिए सीरीज़ तैयार की जा रही है। आज हम कक्षा 6 का प्रथम चैप्टर भोजन यह कहाँ से आता है ले रहे हैं। खाद्य सामग्री क्या है? हम दिन के अलग अलग समय में सुबह, दोपहर, शाम अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं, जैसे रोटी, दाल, इडली, खीर, चिकन करी आदि। जो मांसाहारी व्यक्ति हैं वो चिकन करी आदि जो भी प्रयोग करते हैं यह खाद्य सामग्री कहलाती है। इन खाद्य सामग्रियों को तैयार करने के लिए कुछ कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इस कच्ची सामग्री को उस पदार्थ का संघटक कहते हैं। जैसे रोटियां बनाने के लिए हमें आटे की ज़रूरत है, जल की ज़रूरत है, ताकि आटे को गूंथ करके रोटियां बनाई जाएं। आटा अगर गेहूं की रोटियां हैं तो गेहूं का आटा या मक्की का आटा, यह निर्भर करता है हमें। खीर के संघटक जो हैं वो दूध, चावल, हम सब जानते हैं। खीर जो है यह बनाई जाती है दूध, चावल, चीनी आदि की सहायता से बनाई जाती है। चिकन करी एक मांसाहारी खाद्य पदार्थ है। इसको बनाने के लिए चिकन, मीट, मसाला, तेल, जल आदि की आवश्यकता है। तो ये इसके खाद्य सामग्री चिकन करी के संघटक कहलाएंगे। इसी तरह से इडली जो खाद्य सामग्री है उसके संघटक चावल, उड़द की दाल, नमक और जल हैं। यह जो कच्ची सामग्री है जिसे संघटक कहते हैं, यह हमें कहाँ से प्राप्त होती है? कच्ची सामग्री हमें ज़्यादातर या तो पौधों से प्राप्त होती है या जंतुओं से। तो हम कह सकते हैं कि इनके संघटक अधिकतर पौधे या जंतु ही होते हैं। पौधे किस प्रकार से कच्ची सामग्री के स्रोत हैं? पौधे से हमें अनाज मिलता है, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। इसके अलावा जितने भी फल या सब्जियां हैं या अधिकतर मसाले जैसे मिर्च, धनिया, हल्दी जैसे मसाले, ये हमें खेतों में फसलों के द्वारा यानी पौधों से ही प्राप्त होते हैं। जंतु किस प्रकार से हमारी कच्ची सामग्री के स्रोत हैं? जंतुओं से ही हमें दूध मिलता है और दूध से ही मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही का प्रयोग किया जाता है, बनाए जाते हैं, जो कि संसार के प्रत्येक क्षेत्र में इनका प्रयोग होता है। दूध हमें गाय, बकरी या भैंस जैसे सामान्य दूध देने वाले पशुओं से प्राप्त होता है। इसके अलावा अंडा, मांस आदि भी हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब हम जानेंगे, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रहे कि सभी कच्ची सामग्री के स्रोत केवल पौधे और जंतु ही नहीं हैं। ज़्यादातर पौधे और जंतुओं से कच्ची सामग्री हमें मिलती है, लेकिन जैसे जल भी कच्ची सामग्री है। हमने पढ़ा जैसे रोटियां बनाने के लिए आटा और जल की आवश्यकता है, तो जल एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमें ना पौधे से प्राप्त होता है ना जंतुओं से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से नमक भी हमें पौधे या जंतुओं से प्राप्त नहीं होता है। तो अधिकतर कच्ची सामग्री के स्रोत पौधे या जंतु हैं।
पौधों के कौन से भाग हैं जिन्हें भोजन के रूप में खाया जाता है। इस टॉपिक को करने से पहले हमें पौधे के विभिन्न भागों को देखते हैं, उसका एक चित्र देखते हैं। पौधे के भाग का चित्र हमारे सामने है। यहाँ पौधे को दो भागों में बांटा है। मुख्य रूप से मूल तंत्र यानी पौधे का वो हिस्सा जो धरती के नीचे है उसे हम मूल तंत्र कहते हैं, और जो हिस्सा धरती के ऊपर है पौधे के उस हिस्से को प्ररोह तंत्र कहते हैं। इंग्लिश में इसे शूट सिस्टम और नीचे वाले हिस्से को रूट सिस्टम कहा जाता है। मूल तंत्र में जो मुख्य जड़ होती है इसे प्राथमिक मूल कहते हैं, और इसकी सेकेंडरी रूट्स जो इसके साइड्स में निकलती हैं ये द्वितीयक मूल कहलाती हैं। प्ररोह तंत्र के विभिन्न हिस्सों को हम जानते ही हैं। पुष्प जिसे फूल, फल, तना, पत्ती, ये सब हिस्से हम जानते हैं। इसके अलावा एक हिस्सा ये ध्यान रहे, यहाँ नोड, एक हिस्सा है नोड, जहाँ से शाखा या पत्ती निकल रही है, इसे नोड कहा है। दूसरी नोड ये है। इन दोनों के बीच की जो हिस्सा है इसे इंटरनोड कहते हैं। फिर से सुन लेते हैं। जहाँ से पत्ती आदि निकल रही हैं, जैसे ये हिस्सा, दूसरा ये हिस्सा, इन दोनों के बीच दो ये नोड कहलाती हैं, और दोनों नोड को जोड़ने वाला हिस्सा इंटरनोड कहलाता है। और ये जो पूरा हिस्सा है बीच का, यह हमारा तना कहलाता है। अब हमने पौधे के भागों का चित्र देख लिया है। अब हम वापस अपना जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ पहुँचते हैं। पौधे के भाग जिन्हें भोजन के रूप में खाया जाता है, जैसे पत्तियाँ, कुछ पौधों की पत्तियाँ खाई जाती हैं, जैसे पालक, हरा धनिया, पुदीना आदि के पत्ते खाए जाते हैं। कुछ जड़ें खाई जाती हैं, पौधे की जड़ें, जैसे मूली, गाजर आदि की जड़ खाई जाती है। फल जो लगते हैं पौधे के, बैंगन, मिर्च, टमाटर, इसके अलावा जो फल हमारे हैं, आम, सेब, अमरूद आदि जो भी फल ये खाए जाते हैं फल पौधे के। यहाँ एक चित्र दिया है जिसमें पत्ते का दिखाया है। हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में एक मेंशन है कि सीताफल जिसे कद्दू कहा गया है, उसके जो फूल हैं, कद्दू की सब्जी बनती है, लेकिन जो ये सीताफल या कद्दू है उसके जो फूल हो लगते हैं उन्हें भी चावल के आटे और बेसन के साथ मिला करके उन्हें तल करके खाद्य तेल में और उनकी पकौड़ी बनाकर खाया जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट बना करके व्यंजन खाए जाते हैं। बीज भी खाए जा रहे हैं। किसके? सरसों के, मूंगफली, सोयाबीन आदि के बीजों से तेल निकाला जाता है। आदि के बीजों से तेल निकाल सकते हैं। यहाँ एक विशेष बात दी गई है, ध्यान रहे कि कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग भी खाने योग्य हो सकते हैं। जैसे सरसों का जो पौधा है उसके बीज से हमें तेल प्राप्त होता है, और उनकी पत्तियों का प्रयोग करके हम उनकी पत्तियों से साग सब्जी बना सकते हैं। यह सरसों का पौधा है। इनकी जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों से सब्जी भी बनाई जा सकती है, और इनसे प्राप्त जो बीज हैं जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ये बीज हैं, इनसे तेल प्राप्त होता है हमें। और ये जो पत्तियां हैं यहाँ, इन पत्तियों से साग सब्जी बनाई जाती है। यह हम पढ़ चुके हैं पौधे के भागों का चित्र। एक विशेष चेतावनी यहाँ लिखी गई है
कि हमें आसपास के अनजान पौधों के देखते ही हमें कोई पत्ते या फल आदि को बिना सोचे समझे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे भी हो सकते हैं जो जहरीले हों, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों उनके फल या पत्ते। अंकुरित बीज हमारे भोजन के रूप में कैसे काम आ सकता है? मूंग, चने या कच्ची मूंगफली की गिरी आदि की हम को इनके बीजों को जल से भरे एक बर्तन में डाल दें, एक दिन के लिए छोड़ दें और अगले दिन उस जल को पूरी तरह से निकाल लें। अब इन बीजों को अगर हम गीले कपड़े में लपेट कर रख दें तो हमें एक छोटी सी सफ़ेद संरचना दिखाई देगी जो कि अंकुर है, जो कि अंकुरित हो चुका है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन बीजों को फिर से सावधानी से धो करके उनमें से पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए छोड़ दें। अब ये बीज अवश्य ही अंकुरित हो जाते हैं और इन अंकुरित बीजों को हम कच्चे भी खा सकते हैं, इन्हें उबाल कर खाया जा सकता है या इनमें कुछ मसाले आदि मिला करके तल करके भी खाया जा सकता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक भी हैं। मधुमक्खियों से भी हमें भोजन प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खियाँ फूलों से मीठा रस इकट्ठा करती हैं, मीठे रस को मकरंद भी कहा जाता है और ये अपने इस मीठे रस को छत्ते में इकट्ठा कर लेती हैं और उसका प्रयोग फिर पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके इसलिए इसको भंडारित कर लेते हैं। हमारी प्रकृति में फूल हर वर्ष के हर महीने नहीं रहते, कुछ महीनों में उपलब्ध होते हैं, तो इसलिए मधुमक्खियाँ इन फूलों से उन दिनों में मकरंद को इकट्ठा कर लेती हैं अपने छत्तों में और उसका वर्ष भर प्रयोग कर लेती हैं। मनुष्य ने भी मधुमक्खी पालन शुरू किया है, जहाँ से वो शहद का प्रयोग करते हैं शहद प्राप्त करने के लिए। फूलों के नज़दीक वो बक्से रखे जाते हैं जिसमें मधुमक्खियाँ पाली जा सकती हैं। अभी हमने पढ़ा है कि पौधों से प्राप्त भोजन हमने पढ़ा, जंतुओं से भी हमें भोजन मिलता है। यह भी हमने ऊपर जहाँ ये लिखा है कि दूध जंतुओं से भी कच्ची सामग्री के स्रोत के रूप में हमें दूध, अंडा, मांस आदि प्राप्त होते हैं। चेतावनी पढ़ लिए है। अंकुरित बीज भोजन के रूप में, यह हम पढ़ चुके हैं। मधुमक्खियों से प्राप्त शहद भोजन के रूप में, यह हम जान चुके हैं। अब हमने केवल मनुष्य के द्वारा ही लिए गए भोजन को पढ़ा है, लेकिन हमारे आसपास जितने भी जंतु हैं उन्हें भी अपना पेट भरने के लिए भोजन चाहिए, चाहे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी या कोई भी पक्षी हैं या अन्य जीव हैं, गिलहरी, छिपकली, तितली, सभी को भोजन चाहिए। और इन जीवों के द्वारा जो भोजन लिया जा रहा है, खाद्य सामग्री ली जा रही है, उसके आधार पर ही सभी जीवों को 3 मुख्य वर्ग में बांटा गया है। 3 मुख्य वर्गों में बांटा है: शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु में वे जंतु शामिल हैं जो केवल पौधे या उनसे प्राप्त भोजन ही खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी। मांसाहारी जंतु में इस वर्ग में वे जीव शामिल हैं जो कि प्राणियों का मांस खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, छिपकली आदि। सर्वाहारी जंतु इस वर्ग में वे जीव शामिल हैं जिनका भोजन दोनों ही हैं, यानी पौधे या जंतु दोनों से ही प्राप्त भोजन को खा लेते हैं, जैसे कौवा है, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य आदि। क्या विचारणीय विषय है हमारे लिए
कि हमारी पृथ्वी पर बहुत से ऐसे मनुष्य और जंतु हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। इसलिए हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिसके द्वारा अधिक से अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके, और ना केवल इतना ही बल्कि इस खाद्य पदार्थ को सभी तक आसानी से यह उपलब्ध हो सके, ऐसा भी सुनिश्चित करना है। अब हम इस विषय की सारांश को देखते हैं। जो हमने अभी पढ़ा है उसका एक सारांश के लेते हैं। हमने जाना है कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, खीर, हलवा, सब्जी, चिकन करी, उन सब को बनाने के लिए कुछ कच्ची सामग्री का प्रयोग होता है जिसे संघटक कहते हैं, और यह कच्ची सामग्री हमें अधिकतर पौधे या जंतुओं से प्राप्त होती है। पौधों से हमें अनाज, फल, सब्जियां और अधिकतर मसाले पौधों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा दूध, अंडे, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पौधों की किस्मों के आधार पर हम उनके किसी पौधे की जड़ खाई जाती है, किसी के तना, पत्ती, फल, बीज, फूल आदि भाग भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जंतुओं को हमने 3 वर्गों में बांटा है। किस आधार पर कि वो क्या भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इस आधार पर उन्हें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतुओं में बांटा है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिसके द्वारा देश में या हमारी पृथ्वी पर, धरती पर अधिक से अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके और यह प्रत्येक जीव को आसानी से उपलब्ध हो सके। अगली सीरीज हमारी है भोजन के घटक, जो कक्षा 6 का अध्याय 2 है। धन्यवाद।